हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस पे चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र की जो बुक है यहाँ पे हम सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं और यहाँ चैप्टर नंबर 32 हमारा चल रहा है। पहला पार्ट हो चुका था, आज हम करेंगे पार्ट 2, तो जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए पहले इंडेक्स देखते हैं, देन आगे की बात करेंगे। तो गाइस यहाँ है आपका इंडेक्स, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं हम कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं। तो अभी जो है हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 32 पे, जो कि है गाइस हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये पूरा है आज, मतलब ये वाली वीडियो में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद के भी आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ 2-3 और चैप्टर्स बचे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो गाइस वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा जितना हो सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमने 71 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था। अभी हम करेंगे रीतिकाल। तो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है बिहारी। तो यहाँ लिखा है कविवर बिहारी रीतिकाल के कवि। इनकी प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं। फिर लिखा है रीतिकाल का अन्य नाम है। क्या नाम है? श्रृंगार काल। तो यह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किंतु अधिकांश विद्वान आज भी इस काल को रीतिकाल कहना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण रीतिकाल ही किया है। फिर लिखा है बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो वैसे यहाँ पे है बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। बिहारी सतसई इनकी अमर कृति है, जिसमें लगभग 713 दोहों का संग्रह है। देखा निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है। तो यहाँ आंसर है हमारा भूषण। इसकी व्याख्या देखें। लिखा है भूषण रीतिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार रस से हटकर वीरता और देश प्रेम के कविता को गौरव प्रदान किया है। चित्रकूट नरेश रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं कौन है। यहाँ पे वृंद। और जो बाकी हैं यहाँ पे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ये सारे आपके कौन से काल से हैं? भक्ति काल से। फिर लिखा है द्विवेदी युग। तो वैसे यहाँ लिखा है निम्न में खंड काव्य है। देखिए इसमें लिखा है जयद्रथवध, पंचवटी, द्रापर, सिद्धराज, नहुष, कुणाल गीत। फिर है पृथ्वी पुत्र। फिर इसमें लिखा है प्रदर्शना, देवदास इत्यादि खंड काव्यों के रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो नेक्स्ट है इसमें मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। तो हमारा आंसर है द्विवेदी युग से। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इसमें लिखा है मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। इस युग से संबंधित अन्य कवि की अगर हम बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, हरि औध भी कहते हैं ना, फिर श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी इत्यादि। तो यूपी SSC ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है, जो सत्य नहीं है। ए में लिखा है, देखिएगा इस क्या लिखा है, छायावादी युग। ठीक है, जो कि गलत है। फिर इसमें लिखा है वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिऔध की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियों की बात करें तो चौखे दौपते चुभते, इसमें लिखा है चौखे चौपते, फिर है चुभते चौपते, फिर रस कलश, प्रेम प्रपंच, कर्मवीर, प्रेम पुष्पहार, पदम प्रसून, फिर है रसिक, रहस्य, प्रेमांबु प्रवाह इत्यादि। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है छायावाद या छायावादोत्तर काव्य। तो इसमें लिखा है प्राकृत की सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो किसे? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है।
फिर लिखा सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है, कविता में प्राकृत के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। इसी कारण आलोचकों ने पंत जी को प्राकृत का सुकुमार कवि कहा। लिखा है भूषण किस काल के कवि हैं, तो है रीतिकाल के। तो भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उनकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य और वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। फिर लिखा है जूही की कली कविता के कवि कौन है, तो है निराला। तो जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनकी अन्य कविताओं की बात करें, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, फिर है कुकुर मुत्ता। फिर इसमें लिखा है कनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, तो हमारा आंसर है रीतिकाल का। अब लिखा है वीरों का कौन सा वसंत कविता किसने लिखी, तो किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। फिर लिखा निम्न में से सही जोड़ा चुनिए, सही चुनना है। तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा पर यामा महादेवी वर्मा की रचना। फिर है गद्य साहित्य की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है उपन्यास की बात, तो यहाँ लिखा है शेखर एक जीवनी। उपन्यास के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर है अज्ञेय। यहाँ लिखा है शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हरिनंदन वात्स्यायन अज्ञेय का मनोविश्लेषण परक उपन्यास है। इनके दो भाग है, जिसका प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में और दूसरे का 1944 में किया गया था। और ये उपन्यास किशोर मनोविज्ञान पर आधारित है। फिर लिखा है होरी किस उपन्यास का पात्र है, तो किसका, गोदान का। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, कौन सा है आपका, परीक्षा गुरु। लिखा है यहाँ पे गाइस लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चैटर्जी गबन, देखिए आनंद मठ बंकिम चंद्र चैटर्जी और जो है आपका गबन वह है मुंशी प्रेमचंद्र, तथा जो ये तितली है वो आपका जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। इसमें लिखा है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है, कौन सा वाला गाइस, ये वाला। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तकों की बात करें तो कायाकल्प हो गई, कायाकल्प। ठीक है, फिर है रंगभूमि, फिर है आपका कर्मभूमि। ठीक है, और निराला गबन गोदान ये भी होनी चाहिए। फिर हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना गया है या माना जाता है, तो किसे, मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। ठीक है, उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। देखा निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। ओके, नागार्जुन की रचना देखिए। लिखा है रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसरनाथ, फिर है इमरतिया इत्यादि, मतलब आदि। ठीक है, फिर दादा कामरेड, क्या है आपका, दादा कामरेड यशपाल की रचना है। फिर है नाटक एवं एकांकी। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा के अनुदित है, तो कौन सा नाटक है, विद्या सुंदर। निबंध की बात करते हैं। किसी ऐतिहासिक पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन डैश निबंध कहलाता है, क्या, विवरणात्मक निबंध कहलाता है। ठीक है, विवरणात्मक निबंध में लेखक दिए गए विषय को तथ्यों, सबूतों, संख्याओं, उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करता है। फिर है आत्मकथा की बात करते हैं। यहाँ लिखा है पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है, वो है अर्ध कथा। तो यह आत्मकथा सन 1641 में लिखी गई। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, तो अभी हमने बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रथम या पहली आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है। हिंदी दलित में पहली आत्मकथा में शिव पूजन सहाय ने मेरा जीवन नाम से प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के मीठे कड़वे अनुभवों के आधार पर सच को प्रकाशित किया। फिर लिखा है अन्य गद्य विधाएं, तो इसमें लिखा है हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ है देखिएगा हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा दिसंबर 1938।
से आरंभ हुई रिपोर्ताज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। फिर लिखा है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है क्या? पूर्वीपन। तो इसमें है सदल मिश्र बिहार प्रांत के जिला आरा के स्थान शहबाद के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन, बांग्ला इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। तो लिखा है लल्लू लाल जी का सर्वप्रथम प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? वह प्रेम सागर। नेक्स्ट है प्रेम सागर किसकी रचना है? तो अभी हमने देख लिया गाइस। इसमें लिखा है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? यहाँ इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो सदल मिश्र थे, अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। फिर लिखा है इसमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स कॉलेज से संबंधित थे? तो गाइस लालू, हमारा जो आंसर है वो है लल्लू लाल। तो इसमें लल्लू लाल और सदल मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा और दोनों ने वहाँ क्या अध्यापन कार्य किया है। यहाँ लिखा है नासिकेतोपाख्यान के लेखक। तो गाइस इसके जो लेखक है वो है सदल मिश्र। इसमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान। इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, क्या नाम है? उदयभान चरित। तो गाइस क्या नाम है? उदयभान चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुख सागर की रचना किसने की? तो गाइस किसने? सदासुख लाल ने की। सुख सागर का विषय है, क्या विषय है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुख लाल निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर उनका क्या है? उपन्यास था। फिर विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पदानुवाद किया है और इनके अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सुरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना, सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक बाबा दयालु दास के ध्रुव पदों का भाष्य। फिर लिखा भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। लिखा है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया। फिर लिखा अन्य महत्वपूर्ण तत्व में देख लेते हैं। तो अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिकृष्ट रूप में दिखाई पड़ता है और इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। तो इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। फिर लिखा है खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। तो लिखा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 में नासिकेतोपाख्यान की रचना की और 1805 में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के
दशम स्कंद की खड़ी बोली गद्य रूपांतरण का प्रकाशन किया। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है और संशोधित जो आई है उत्तर कुंजी उसमें बी माना है। ठीक है, तो ए में देखिए क्या प्रेम सागर है और बी में लिखा है नासिकेतोपाख्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने? सदल मिश्र ने किया। तो लिखा है नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही जो है खड़ी बोली का नामकरण हुआ है और खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिल क्राइस्ट और सदल मिश्र को दिया गया है। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। तो गाइस आगे भी देख लेते हैं खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो देखिए ये है जॉन गिल क्राइस्ट। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। तो एक हो गए आपके राजा लक्ष्मण सिंह और दूसरे हो गए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलिए व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास में क्या है, राजा द्वय के नाम से राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रसिद्ध हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनसभा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया और इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। फिर राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं कौन है आपके, लल्लूलाल। तो गाइस इसमें और कुछ नहीं है। अब यहाँ बात करेंगे पत्र पत्रिका की। तो यहाँ लिखा है मर्यादा और टूटे के संपादक थे कौन थे आपके, डॉक्टर संपूर्णानंद। आइए व्याख्या में देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है मर्यादा पत्रिका का संपादन नवंबर 1910 में इलाहाबाद यानी कि वर्तमान का जो प्रयागराज है से हुआ। ठीक है, इसके प्रथम संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्ण कांत मालवीय थे। तो पत्रिका को नया स्वरूप बाबू संपूर्णानंद ने प्रदान किया। तो इस पत्रिका में राजनीतिक लेख छपते थे। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने मर्यादा तथा टुडे नामक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश दैनिक जो डेली पत्रिका थी उसका संपादन किया, मतलब जो डेली आती थी। अब इसमें लिखा है कवि वचन सुधा थी कौन थी, क्या थी, ये एक पत्रिका। ठीक है, अब ये क्या थी, एक पत्रिका थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की अल्पायु में ही क्या है 1868 ईस्वी में काशी से कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे और ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई अन्य पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो गाइस एक है आपकी हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में आई। हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है आपकी 1874 में बाला बोधिनी जो है 1874 में। तो बाला बोधिनी महिलाओं की पत्रिका थी जो नारी जागरण के उद्देश्य निकाली गई थी। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे विविध। इसमें लिखा है इस महाकाव्य ने 16 डैश हैं, तो इसमें रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें क्या 16 क्या है, सर्ग है। आइए प्रश्नगत वाक्य में रिक्त स्थान में सर्ग शब्द का प्रयोग किया गया। पूरा वाक्य इस प्रकार है कि इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो यहाँ नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने नाटक, निबंध आदि के विधाओं के माध्यम से हिंदी गद्य लेखन को बढ़ावा दिया। देखा है महाकाव्य में होता है, क्या होता है, जीवन का वृहद चित्र, यानी कि महाकाव्य में जीवन का वृहद चित्रण होता है और महाकाव्य का नायक कोई असाधारण मनुष्य या देवता होता है। ठीक है, जैसे रामायण के राम, महाभारत में कौन थे, श्री कृष्ण थे। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट देखिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ लिखा है महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। क्या है समान लक्षण, तो इसमें है कथानक उपास्थान। ठीक है, आइए इसमें व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है महाकाव्य और खंड काव्य में कथा का होना अनिवार्य है, इसलिए दोनों को प्रबंध काव्य कहा जाता है। प्रबंध काव्य के उक्त दोनों रूपों में घटना और चरित्र का महत्व होता है। कथानक स्थापन महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। नेक्स्ट इसमें लिखा है काव्य के कितने गुण होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं।
तो इसने कहा काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्वान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है माधुर्य गुण हो गया, ओज गुण हो गया, तीसरा है लास्ट है आपका प्रसाद गुण। नेक्स्ट इसमें जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? पद काव्य कहते हैं। लिखा है जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गद्य काव्य। सही विकल्प चुनना है। लिखा है काव्य रूप में दृश्य काव्य है। तो क्या है? नाटक। जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों को हृदय से रसानुभूति कराती है उसे नाटक या फिर दृश्य काव्य कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है गाइस, ये है किसका कथन है? क्या कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है? तो किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए इसमें कुछ नहीं है ऐसा वाक्य में। अच्छा, इसमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशालीता लाता है? क्या लाता है? तो काव्य गुण लाता है। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है, काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव तथा धर्म या तत्व को काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण ही कविता के पदों में सक्रियता और क्या प्रभावशालीता लाता है। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है सही विकल्प बताइए। तो यहाँ लिखा है चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को डैश क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुक्तक कहते हैं। तो इसमें लिखा है अग्नि पुराण में मुक्तक को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मुक्तक श्लोक तो मुक्तक श्लोक क्या है? अवेक कश चमत्कारक्षम सताम अर्थात चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को मुक्तक कहते हैं। और आचार्य विश्वनाथ 13वीं शताब्दी की बात है कि के अनुसार जब एक पद अन्य पदों से मुक्त हो तब उसे मुक्तक कहते हैं। चलिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ लिखा है खंडकाव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश नहीं होता है। क्या नहीं होता? विविधता और विस्तार। चलिए यहाँ पे लिखा है कि खंडकाव्य को महाकाव्य का खंडित या लघु रूप मानते हुए आचार्य विश्वनाथ ने क्या है संस्कृत काव्य शास्त्र में खंडकाव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। किसी व्यक्ति के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना या किसी व्यक्ति के चरित्र के एक मार्मिक पहलू का विश्लेषण और प्रबंधन का निर्वाह करते हुए सर्गबद्ध या सर्गरहित तथा एक छंदात्मक बहुछंदात्मक मुक्त छंदात्मक शैली में जो काव्य रचा जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं, कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ लिखा है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ठीक है। यह कथन किसका है? किसका है ये कथन? ये है कामता प्रसाद गुरु का। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं गाइस। यहाँ लिखा है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टतया समझ सकता है। मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं और इन कार्यों में दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उनको वे विचार दूसरों पर प्रकट करने पड़ते हैं। तो इसमें लिखा है जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल तथा लिखा पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगत के व्यवहार का मूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा में होती हुए क्या है उपभ्रंश तक पहुँची है, फिर उपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए इसमें लिखा है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। डॉक्टर रंजना अरगड़े ने कवियों के कवि शमशेर नामक पुस्तक लिखी है। फिर लिखा है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो किसने किया? श्रद्धा राम फिलोरी ने। इन्होंने लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की है। फिर लिखा भारत रत्न विभूषित कवि कौन थे? तो उनका नाम है, इसमें से कोई नहीं, इसमें लिखा है दिए गए विकल्पों में किसी भी कवि को भारत रत्न से विभूषित नहीं किया। अब विकल्प देख लेते हैं। गुलजार लिखा है, प्रदीप लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा है, तो इसमें से कोई भी नहीं फिलहाल। फिर अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार?
चलिए, इसमें लिखा है अज्ञे जी को 1978 में उनकी जो कृति थी कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसमें लिखा है भग्नदूत, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर आदि अज्ञे जी द्वारा रचित कविताएं हैं। चलिए इस नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बस थोड़े से और हैं उसके बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन का, इसी अमिताभ बच्चन के पापा जी हैं, ठीक है, आदि किस प्रदेश से हैं, तो ये किससे हैं, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, तो किसका, रमेश्वर शुक्ल का। तो इसमें लिखा अंचल रमेश्वर शुक्ल का क्या है, आपका उपनाम है। इनका जन्म 1915 में कहाँ, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है 1995 में हुई थी। चलिए, इसमें लिखा है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है, तो ये किसकी है, नरेंद्र कोहली की है। तो इस उपन्यास के लिए उन्हें क्या है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है 22वां व्यास सम्मान 2012 प्रदान किया गया। फिर लिखा है प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था, तो गाइस 1936 में हुआ था। तो 1935 में E.M. फॉसर्ट के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का प्रथम अधिवेशन हुआ और यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर शामिल थे। और वर्ष 1936 में सज्जाद जहीद और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका जो है प्रथम अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट लिखा है हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, किसी श्लिष्ट भाषा है, शिष्ट योगात्मक, ठीक है। तो भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण के अनुसार कहा जा सकता है कि आज की जो हिंदी है वो बहुमुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। अब लिखा है प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन डैश में आयोजित किया गया, मतलब डैश में कहाँ पे आयोजित किया गया, तो रिक्त स्थान को बनना है। तो गैस इसका जो हमारा आंसर है वो है 1975 में नागपुर में, ठीक है। तो इसमें लिखा है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 जनवरी 1975 के मध्य नागपुर महाराष्ट्र में किया गया और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 के मध्य मॉरिशस के पोर्ट लुई में आयोजित किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2021 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। इसमें लिखा है पद्मिनी, चित्रिणी, संखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं, तो किसको, नायिकाएं। तो आगे बढ़ते गए, इसमें कवि केशव दास ने इन नायिकाओं के 4 प्रकार का वर्णन किया है। नायिकाओं का जो है 4 प्रकार का वर्णन, एक तो हो गया पद्मिनी, चित्रिणी, संखिनी और हस्तिनी, ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो कब हुई, 1893 में हुई। देखिए यहाँ क्या लिखा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास जी और क्या है, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह ने मिलकर की थी। और नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। लिखा है किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है, तो किसके लिए कहा, महाकाव्य के लिए। देखिए महाकाव्य शब्द जो शब्द महत्व एवं काव्य शब्द के योग से निर्मित है। महत्व का संबंध महत्व जीवन से है, तो इस प्रकार वह काव्य जिसमें महत्व जीवन का वर्णन हो, निरूपण हो, महाकाव्य कहलाता है। प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप से चित्रण होता है और इसकी कथा ऐतिहासिक या फिर लोक प्रसिद्ध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हिंदी का प्रथम व्याकरण किस लिखने वाला विद्वान है, कौन है आपके, जोशुआ केटलर। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे, तो लिखा है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर डच, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। तो इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच
भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ, क्या नाम है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उनके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसके साथ व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का जो है संचार हुआ। तो इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण, 1949 हिंदी निरुक्त, 1949 हिंदी शब्दानुशासन, 1958 प्रकाशित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1800 में हुई थी। तो इसमें लिखा है फोर्ट विलियम्स में जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की और बाद में यही जो संस्था है फोर्ट विलियम्स कॉलेज के नाम से जो है परिवर्तित हुआ। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्किस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिल क्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों लल्लूलाल और जो दूसरे थे उनका नाम है सदल मिश्र, इनकी नियुक्ति की। अब क्या, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे तो जॉन गिल क्राइस्ट थे। चलिए इस नेक्स्ट देखिए, ये जो है हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो ये है, चैप्टर नंबर 33 रचनाएं एवं पत्र पत्रिकाएं। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को तो करते हैं यहीं पे एंड। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।